हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया जाएगा। हिस्ट्री क्वेश्चन आपके सामने है जो कि यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस में इसी में क्वेश्चन में से 2-3 तरह के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। इसको आप लोग लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 200 शब्दों में आपको इस उत्तर को लिखना है। प्रश्न मैं पढ़ देता हूं। अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेश में बदल के उसका शोषण किया, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को भी जन्म दिया जो सत्ता के विरुद्ध शुरू हुए विभिन्न जन विद्रोहों एवं जन आंदोलनों के पीछे निहित था, विवेचना करें। बेसिकली आपको यह समझाना है इस प्रश्न में कि अंग्रेजों ने किस प्रक्रिया से भारत का शोषण किया, कैसे कैसे, आर्थिक प्रक्रिया क्या थी, राजनीतिक प्रक्रिया क्या थी, कूटनीतिक प्रक्रिया क्या उपयोग किया, है ना। वही प्रक्रिया किस प्रकार से, जो उनकी आर्थिक प्रक्रिया थी, जो उनकी कूटनीतिक प्रक्रिया थी, उसी ने किस प्रकार विभिन्न प्रकार के आंदोलनों, अब आप उसके एग्जाम्पल दे के देखिएगा कैसे वो जन्म किया। तो बेसिकली आपको उसी को रिलेट करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया बाय टर्निंग इट इनटू अ कॉलोनी, द सेम प्रोसेस आल्सो गिव राइज to the reasons behind the various mass revolts and mass movements that started against the power. Discuss. तो आपको ये चर्चा करना है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। अपने जो आज का लेक्चर है उसको समझते हैं, और उसके जानने से पहले 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो टिप्स हैं, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जो मेरा अनुभव है वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन का जो प्रश्न है वो इतिहास का प्रश्न है। इसको ध्यान में रखें, इतिहास से आज हमने लिया है। और इतिहास के सेक्शन में 2 चीजें होती हैं। या तो आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आते हैं ढंग से, और इतना ज्यादा आता है कि 250 शब्दों में लिखना संभव नहीं है। आपको इतना ज्यादा आता है कि आपको एक ऐसे कह दिया जाए उस पर लिखने का, 1200 शब्दों में आप लिख सकते हैं। लेकिन 250 शब्दों में उसको कैसे करना है वो आपके लिए मुश्किल है। दूसरा ये कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। कोई इवेंट है, कोई कला है, जैसे आपने 2019 का अगर पेपर देखा होगा तो 2019 में पहला क्वेश्चन जो पूछा था, यूनानी और जो बैक्टीरियाई जो तत्व थे गांधार कला में, उसके बारे में पूछा था। या तो आपको उसके बारे में पता होगा ही नहीं, पता होगा तो इतना ज्यादा पता होगा कि आप समस्या में पड़ जाएंगे कि 150 शब्दों में कैसे लिखें। ठीक है, तो ये 2 समस्याएं हमको इतिहास के प्रश्न में मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, इतिहास के प्रश्न, जैसे हम इस प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं और फिर मैं चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेशों में बदलकर उसका शोषण किया, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को भी जन्म दिया जो उस सत्ता के विरुद्ध शुरू हुए विभिन्न जन विद्रोहों एवं जन आंदोलनों के प्रति निहित थे। विवेचना करनी है, आपको विवेचना करनी है। अब देखिए प्रश्न आप पढ़ेंगे तो बोला है, अंग्रेज ने भारत को उपनिवेश में बदला, यानी करीब आए थे जब भारत में 15वीं 16वीं शताब्दी में भारत में आए थे। उसके बाद उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। आप कह सकते हैं बक्सर के युद्ध के बाद से ढंग से शुरू हो गई। और अब आजादी कब हमें मिली है? 1947 में। ठीक है, लेकिन ये जो प्रश्न पूछा है इसमें कोई आपको टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, आपको कोई टाइम नहीं दिया है, आपको बिल्कुल ओपन एंडेड ये प्रश्न है। हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से ओपन एंडेड प्रश्न है। यानी यहां पे क्या है, यहां पे आपके ऊपर है कि आप कौन सी टाइम लिमिट चेंज, मतलब आप कौन सी टाइम ऑर्डर को लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आप 1857 से 1947 की चर्चा करना चाहते हैं, आप 1765 से 1857 की चर्चा करना चाहते हैं, या फिर आप 1765 से 1947 की चर्चा करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिर से आपको यहां पे ये भी समझना होगा कि आप किन इवेंट्स की चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर जो मेनली समस्या है वो आती है कि जो अभ्यर्थी स्ट्रक्चरिंग करेगा ढंग से और आंसर को एक फ्लो में देगा, ठीक है, उसको अधिक नंबर मिलेंगे। फ्लो से मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए 1765 से लेके मुझे 1947 के कुछ इवेंट्स की, और ये जो प्रश्न में पूछा गया है कुछ प्रक्रियाओं की चर्चा करनी है, और मैंने प्रारंभ में पहला लिखा कुछ, मान लीजिए मैंने लिखा कोई विद्रोह, जैसे 1817 का एक पाइका विद्रोह मान लीजिए मैंने पहले लिखा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, अगला मैंने लिखा 1905 का स्वदेशी आंदोलन। उसका जो अगला मैंने लिखा, उसके बाद फिर से मैंने 1857 की क्रांति लिख दी। ये आपका फ्लो पूरी तरह से गड़बड़ है, और ऐसे आपको जो जो याद पड़ रहा है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि ऐसे उत्तर में जो कि आपको 11 मिनट देना है, 11 मिनट में आपको 250 शब्द लिखना है, आपके पास समय बहुत कम है, चीजों को जल्दी जल्दी से रिकॉल करना है। अब क्या करें, कैसे स्ट्रक्चरिंग करें कि ये वाली समस्या ना उत्पन्न हो मेरी कि 1817 को पहले लिखूं, या मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने लिखा 1857 की क्रांति, फिर मुझे याद आया यार 1817 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइका विद्रोह भी हुआ था। अचानक से याद आया कि यार 1855 के समय जो संथाल विद्रोह हुआ था वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस क्वेश्चन से ही मैच कर रहा है। अब मैं क्या करूं, ये समस्या कैसे दूर करूं?
मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं स्ट्रक्चरिंग का प्रयास करूंगा। जो आंसर है मैं आपसे फिर से कहता हूं, प्रश्न पढ़ें, 1 मिनट 2 मिनट लगाएं, उसकी कम से कम संरचना बनाएं, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपने अगर अब तक के 7 लेक्चर देखे होंगे तो आप कम से कम, मुझे इतना पता है, लेक्चर में आपने अगर कुछ नहीं सीखा होगा तो इतना तो अवश्य सीख लिया होगा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है प्रश्न की, यानी प्रश्न को तोड़ना कैसे है, प्रश्न को समझना कैसे है, आपने ये तो जरूर अवश्य सीखा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस अवश्य देखें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और एथिक्स पेपर जो 4 है, जो केस स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो है, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको देखें। यहां पे हम देखते हैं, तो देखिए प्रश्न में हमें क्या कहना है। बेसिकली प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उपनिवेश में भारत को बदलने के लिए अंग्रेजों ने कुछ प्रक्रियाओं का यूज किया। कैसी प्रक्रिया है अभी हम देखेंगे। उन्हीं प्रक्रियाओं के प्रति जो भारतीयों का जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया की, उससे क्या हुआ, भारत ने विभिन्न विद्रोहों एवं जन आंदोलनों की शुरुआत हुई। तो उसने, ठीक है, वही जो प्रक्रियाएं थी, इनके पीछे वो कारण थे। ये बात आपको विवेचना करनी है, इसी बात की आपको चर्चा करनी है, ठीक है, इसी बात को आपको समझाना है। विवेचना करने का मतलब होता है बेसिकली समझाना, ठीक है। तो आपको ये करना होगा, इसी बात को समझाना होगा। अब आप समझें, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष में आपको क्या क्या लिखना है। तो देखिए भूमिका में मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसका संदर्भ क्या है, या फिर मैं कहूं ये प्रश्न है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो मैं भूमिका में लिख सकता हूं। पहली बात। मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी क्या है, उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया तथा उसका जन विद्रोहों से लिंकेज। 2 चीजें हैं। तो या तो मैं ये करूं, मैं पार्ट ए लिख दूं कि जन विद्रोहों में जो उपनिवेश में बदलने की प्रक्रियाएं क्या थी, एक पार्ट। जनरली आप किसी कोचिंग में अगर ये प्रश्न आए हैं उसको देखेंगे, आप पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, पहले प्रक्रियाओं को बताया है, एक बार पूरी हेडिंग डाली और प्रक्रियाओं को समझा दिया कि ये है प्रक्रियाएं, इस प्रक्रिया से अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेशों में बदला। दूसरी हेडिंग डाली कि इन्हीं प्रक्रियाओं ने किस प्रकार जन आंदोलनों को जन्म दिया, ठीक है, ये हेडिंग डाली और इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, मतलब ये भी तरीका कैची है, देखने में आपको दिख जाता है। लेकिन एक जो तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, साथ साथ में उपनिवेशों में बदलने की प्रक्रिया ये थी, उसने इस तरह से कुछ जन विद्रोहों का एग्जाम्पल देते हुए इस तरह से विद्रोहों को जन्म दिया। मैंने एक बार में ही कवर करने की कोशिश की, तो क्या होगा, 250 शब्दों में अच्छा खासा लिख पाएंगे। यहां पे क्या होगा, जो दूसरा मेथड जो मैंने पहले बताया था कि प्रक्रियाएं आपने अलग लिखी, उनका जन विद्रोहों से लिंकेज आपने अलग से बताया, इसमें यह समस्या आएगी जो मैंने शुरू में डिस्कशन की कि आपको टाइम लिमिट का नहीं अंदाजा है। आप पता चला आपने प्रक्रियाएं लिखते लिखते ही 250 शब्द खत्म कर दिए, क्योंकि इतनी प्रक्रियाएं हैं। अगर आप एक एक हेडिंग में तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी प्रक्रिया आपने, अवसंरचना निर्माण, रेलवे का निर्माण, कुछ क्या कहते हैं भू राजस्व नीतियां, जो भी चीजें, भारत में धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, एक एक प्रक्रिया आप लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। पता चला आपने प्रक्रियाएं लिखते लिखते 250 शब्द खत्म कर दिए और आपका आंसर वहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि आपने दूसरा पार्ट तो लिखा ही नहीं। तो इसकी समस्या का कैसे समाधान करें, तो आज जो लेक्चर है हम उसमें वही सीखने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि आप इस चीज पे बिल्कुल मत सोचें कि सर आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह छोड़ दिया या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं छोड़ दिया। आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग पे। मेंस में आपके पास लिमिटेड समय देख के स्ट्रक्चरिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जितना आपको आता है उसको किस तरह से आप समझा ले जाते हैं। देखते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, पृष्ठभूमि दिखाई, और देखिए कैसे पृष्ठभूमि दिखाई है, सीखिए। भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए अंग्रेजों ने शीघ्र ही अपनी फूट डालो राज करो नीति के तहत विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भारत को एक उपनिवेश में बदल दिया। अब देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में उसको बता दिया, जो एग्जामिनर है इसको बता दिया कौन सी प्रक्रियाएं थी, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आपको जो जो याद है। मैंने कल ही जो आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसी में मैंने इन्वायरमेंट का अगर आपने देखा होगा उसी मैंने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार हेडिंग में तोड़ते हैं चीजों को। आपने एथिक्स में देखा होगा जो महापुरुषों वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने हेडिंग में किस तरह ब्रेक करते हैं उसको चर्चा की थी। तो यहां पे मैंने क्या किया, हेडिंग में तोड़ दिया। अब अगला लाइन जो पैराग्राफ चेंज करके, परंतु उन्हीं प्रक्रियाओं ने कालांतर में विभिन्न जन विद्रोहों के आरंभ में भी भूमिका निभाई। और आप चाहें तो आगे एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। आप लिख सकते हैं कि जिसे हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, ऐसा लिख दें। लिंकेज वर्ड मन करे तो, हमारे पास टाइम लिमिट कम है, स्पेस कम है, तो हम नहीं लिखेंगे। पहली प्रक्रिया मैंने चर्चा की आर्थिक। अब देखिए आर्थिक में मैंने क्या बताया,
एक स्थायी राजस्व स्रोत के लिए निर्मित भू राजस्व व्यवस्थाओं। यहां पे देखिए, जब मैं ऐसी चीजों को तोड़ रहा हूं ना, मैंने क्या किया, चीजों को ऐसा किया ही नहीं कि टाइम लिमिट की मुझे प्रॉब्लम। आप इस बात को समझे, मैं लिखना शुरू कर दिया कि मैं मान लीजिए लिखता 1817 का जो पाइका विद्रोह था, वो अंग्रेजों द्वारा, जो उड़ीसा के जो जगबंधु शासक थे, उनका जो सैन्य कृषक थे जो पाइका, उनकी भू राजस्व में हस्तक्षेप के कारण हुआ था। मैं चाहता तो इस तरह से लिख देता, ये भी चीज सही है, लेकिन फिर वही टाइम लिमिट का जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी वो पढ़ता कि 1817 के बाद मुझे 1857 याद आता, कि मुझे दक्कन पाबना याद आता, मुझे क्या याद आता ये मुझे नहीं समझ में था। तो मैंने क्या किया, इसको अलग तरीके से ब्रेक किया, अलग तरह से स्ट्रक्चर बनाया, आर्थिक सामाजिक टाइप का, कि हर एग्जाम्पल कुछ भी डालूंगा तो सेट हो जाएगा। टाइम लिमिट की प्रॉब्लम ही मैंने खत्म कर दी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना सही हो गया। एक स्थायी राजस्व स्रोत के लिए निर्मित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी की शोषणकारी प्रवृत्ति ने दक्कन पाबना एवं नील विद्रोह जैसे जन आंदोलनों को भड़काया। तो यह समझिए, मैंने क्या बताया, प्रक्रिया बताई। पहली प्रक्रिया आर्थिक थी, क्या था, राजस्व स्रोत के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में स्थायी राजस्व स्रोत हो जाए, इसके लिए उन्होंने भू राजस्व के विभिन्न कानून लाए, चाहे वो जमींदारी हो, चाहे वो महालवाड़ी हो, रैयतवाड़ी हो, लाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अधिक शोषणकारी प्रवृत्ति के साथ साथ इन विद्रोहों को जन्म दिया, मैंने ये बता दिया। दूसरी प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया में देखिए क्या लिखा, अधिक क्षेत्रीय विस्तार के लिए वन भूमि का अतिक्रमण किया अंग्रेजों ने, एवं ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्म परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं ने, देखिए यहां पे लिख दिया प्रक्रियाएं, उसी के साथ ही मैंने लिंकेज भी कर दिया, विभिन्न जनजातीय विद्रोहों, आप चाहें तो इसको बक्से में कर दें या फिर नीचे कम से कम अंडरलाइन जरूर कर दें, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, संथाल, मुंडा, कोल आदि को जन्म दिया। फिर से मेरे टाइम लिमिट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, जो मुझे याद है मैंने वहां पे लिख दिया, बात खत्म। जो उसका बी पार्ट है, प्रशासनिक जो प्रक्रिया थी उसका बी पार्ट, नव स्थापित नौकरशाही कानूनों का संहिताकरण अंग्रेजों ने यह भी किया, आदि प्रशासनिक सुदृढ़ता हेतु किए गए। मैंने बोला कि ये सब काम प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए किए गए, परंतु इसने आम भारतीय जनमानस को न्याय से दूर कर दिया। क्यों न्याय से दूर कर दिया, जटिल और महंगी प्रक्रियाएं थी, आपको वकील लेने थे, आपको जो कानूनी दांव पेच थे वो सीखने थे, तो जटिल प्रक्रियाएं थी, जिससे अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा मिला। तो मैंने ये बता दिया कि संतोष को बढ़ावा मिला। चाहे तो आपके पास अगर कोई एग्जांपल याद आ रहे हैं, जैसे दक्कन काश्तकारी कानून आया था, अब चाहे तो उसको डाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इन उच्च पदों पर जो प्रशासनिक पद थे, भारतीयों के साथ भेदभाव ने भी शिक्षित भारतीय वर्ग की आकांक्षाओं पर चोट की तथा संगठित राजनीतिक विद्रोह, या हम कह सकते हैं प्रक्रियाएं आरंभ हुई। प्रतिक्रियाएं, यहाँ पे प्रक्रिया नहीं होगा, प्रतिक्रियाएं लिखनी थी, प्रतिक्रियाएं आरंभ हुई। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो एग्जांपल डाल दें आप, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अगर आपको याद आ रहा है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, जो भी आपको याद आ रहा है। देखिए मेरा क्या है, मेरा पर्सनल ये प्रॉब्लम है, और आप ये समझेंगे भी कि मैंने इस जो आंसर लिखना है इसमें मैंने बिल्कुल 11 मिनट का यूज किया है। इस बात को आप समझते हुए ये आप समझ सकते हैं कि उतनी तेजी में आपको याद नहीं होता है एग्जैक्टली कि कौन से संगठन किसने शुरू किए थे, ठीक है, और मेरे बस की भी नहीं होती है हिस्ट्री की इतनी चीजें याद करना। तो लेकिन अगर आपको चीजें याद है, आपको याद है कि इंडियन एसोसिएशन इनके द्वारा था, इंडियन लीग इनके द्वारा था, इनके द्वारा कुछ शुरू किया गया, या सिविल सेवा के लिए भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुछ शुरू किया गया, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, बिल्कुल छूट है, और आंसर आपका अच्छा बन जाएगा अगर यहाँ पे एग्जाम्पल डालेंगे तो मैंने ये बताया 3 पॉइंट प्रशासनिक, तो पहला आर्थिक हो गया, प्रशासनिक हो गया। अब मैं अगला डाल दे रहा हूं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रक्रियाएं। यहां पे क्या है, देखिए, रंग रूप से भारतीय परंतु हृदय से अंग्रेज भारतीयों को निर्मित करने के लिए लाई गई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने यूरोपीय समानता, स्वतंत्रता आदि विचारों को प्रेरित किया। इन शिक्षित भारतीयों ने जन विद्रोहों के वैचारिक आधार को सुदृढ़ किया। यहां पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं मराठा, केसरी आदि जो प्रेस है, चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रेस की भूमिका द्वारा। बेसिकली आप एक दो लोग का नाम बता सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक आदि। इन्होंने क्या किया, वैचारिक आधार का काम किया, जो जन आंदोलन थे इनका वैचारिक आधार का काम किया, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या थी, सामाजिक धार्मिक प्रक्रिया थी, ठीक है। ये देखिए अगला, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, गाय सुअर की चर्बी, कारतूस, आपको याद ही होगा 1857 के विद्रोह का कारण थी, मैंने ये भी बता दिया। फिर जो अगला पॉइंट है, यातायात एवं संचार साधनों के विस्तार तथा रेल सेवा, टेलीग्राम आदि ने अंग्रेजी प्रशासन को एकीकृत किया। तो अंग्रेजी प्रशासन ने एकीकरण के लिए अपने क्या किया, इन सबका जो संचार सुविधाएं थी इनका विस्तार किया। परंतु कालांतर में इन्हीं साधनों ने क्या किया, सुसंगठित जन विद्रोह में भी भूमिका निभाई। चाहे स्वदेशी आंदोलन देखें, चाहे सहयोग आंदोलन देखें, भारतीय नेता राष्ट्रवादी जो बने और जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो पूरे भारत में जो जन आंदोलन चले,
उनमें इन संचार साधनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और अंग्रेज लाए किस लिए थे? अपनी वशीकरण के लिए लाए थे, तो इसको मैंने बता दिया। तो मैंने कुछ प्रक्रियाएं बता दी, हो सकता है एक दो पॉइंट छूट गए हो, आप उसको अपने मन से ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने देखिए, आप देखेंगे तो 250 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं हमारे इतने में ही। तो फिर से वही बात है कि अपने पास सीमित चीजें हैं। निष्कर्ष मुझे लिखना है, तो निष्कर्ष में मैं क्या लिखूंगा? हमेशा अगर आप कोई भी इस तरह के क्वेश्चन सोचें, हमेशा आपको आजादी तक का टाइम लिमिट ले जाने का प्रयास करना है। तो देखिए मैंने वही किया है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से अंग्रेजी प्रक्रियाओं के प्रति भारतीय प्रत्युत्तर एवं आजादी के चरण के दौरान गांधी, बोस, नेहरू आदि नेताओं के नेतृत्व ने, तो मैंने बताया एक तो प्रक्रियाएं थी, ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ, अंग्रेजों ने आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाओं के भारत का उपनिवेशीकरण किया और भारतीयों का उसके प्रति प्रतिक्रियाएं थी, परंतु एक सुगठित नेतृत्व भी था। किसका? आप कह सकते हैं एक अच्छा नेतृत्व किसका था? गांधी, बोस, नेहरू का, भारत की आजादी की परिणति तक पहुंचाया। तो इस प्रकार करके मैंने एक निष्कर्ष भी लिख दिया और मैंने निष्कर्ष में भारत को आजादी भी दिला दी। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो लगभग 250 शब्दों में समाप्त होता है। अब चाहे तो एक बार वर्ड काउंट अवश्य करें। पीडीएफ के लिए आप इस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जितने अच्छे व्यूज होंगे, जितने अच्छे शेयर होंगे, जितने अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमारी भी उतनी अच्छी एनर्जी से एक्साइटमेंट आएगी कि हम आपको अलग अलग तरीके के टॉपिक, कि इस टॉपिक का आंसर किस तरह से लिखना है, ऐसे टॉपिक आए तो किस तरह से लिखना है। बेसिकली हम आपको स्ट्रक्चरिंग इन वीडियोस में सिखा देंगे। कंटेंट आपके पास प्रीलिम्स का कुछ होगा ही, जहां पे भी आपको कंटेंट मिल ही जाएगा, तो आप एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।